ओके, तो शुरू करते हैं। सोचो क्या होगा जब अचानक एक दिन पूरी दुनिया की लाइट चली जाए और फिर कभी वापस ही ना आए। बिजली से चलने वाली हर एक चीज बंद हो जाएगी, आसमान से प्लेन क्रैश होने लगेंगे, देखते ही देखते बड़े बड़े शहर जंगल में बदल जाएंगे। ऐसे में इंसान खुद को कैसे जिंदा रखेंगे? चलिए आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत शिकागो शहर में होती है, जहाँ अभी तक तो सब कुछ पहले जैसा था, पर आज की रात जो होने वाला था उससे पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसी शहर में हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ छोटी बच्ची चार्ली टीवी देख रही थी, उसका छोटा भाई डैनी गेम खेल रहा था और उनकी मम रेचल फोन में किसी से बात कर रही थी। तभी उसका पति बेन घबराया हुआ घर आता है। वो रेचल को बताता है कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। रेचल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बेन क्या कह रहा है। तभी बेन अपने छोटे भाई माइल को फोन करता है। माइल जो कि अपनी गाड़ी में अपने एक दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा था। बेन उसे बताता है कि जल्द ही पूरी दुनिया में अंधेरा छाने वाला है और फिर कभी भी कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। माइल कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही बेन और माइल दोनों के ही फोन अपने आप बंद पड़ जाते हैं। बेन के पूरे घर की लाइट्स अपने ही आप ब्लिंक होने लगती है, तो वो तुरंत लैपटॉप से कुछ फाइल को डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डाल लेता है और फिर वो उस पेन ड्राइव को एक लॉकेट के अंदर छुपा देता है, यानी कि ये पेन ड्राइव उसके लिए बहुत ही जरूरी थी। वहीं दूसरी तरफ माइल और उसका दोस्त हाईवे से होते हुए जा रहे थे। तभी उनकी कार अचानक बंद पड़ जाती है। जब वो कार से निकलकर बाहर देखते हैं तो बाहर उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट एक एक करके बंद हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान से प्लेन नीचे गिरकर क्रैश हो रहे थे। पूरी दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। आसपास के ट्रांसफॉर्मर्स अपने ही आप फटने लगे और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया की लाइट जा रही थी। देखते ही देखते अब पूरी दुनिया की लाइट जा चुकी थी। आज के बाद से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अब से पूरी दुनिया में लाइट का नामो निशान नहीं होगा। गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी और ना ही ऐसा कोई डिवाइस चलेगा जिसको चलने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती हो। पूरी दुनिया को बदलने वाले इस दिन को अब 15 साल बीत चुके थे। इस मनहूस दिन को लोगों ने ब्लैकआउट का नाम दिया, क्योंकि उस दिन के बाद से कभी बिजली वापस आई ही नहीं। बिजली से चलने वाली सभी चीजें बेकार हो गई। लोगों की गाड़ियां, प्लेन्स, सभी कुछ बेकार हो गए। इन सभी चीजों को नेचर ने अपने कब्जे में कर लिया। बहुत से लोग मारे गए और वहीं बाद में जो लोग बीमार पड़े उन्हें दवाइयां नहीं मिली। कई जगहों पर आग तो लगी, पर आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं थी। सभी फैक्ट्रियां तो सीधा ही बंद पड़ गई और अब सभी लोग हाथ से ही काम करते हैं। वहीं सरकारें तो गिर चुकी थी, तो लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाकर हथियारों के दम पर इलाकों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस कारण अमेरिका 6 भागों में बंट चुका था और आम लोग इन बड़े बड़े ग्रुप से दूर रहकर अपनी बस्तियां बनाकर रहने लगे। यहाँ बेन भी अपने परिवार के साथ एक बस्ती में रहने लगा था, जहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वो सभी खेती करके किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। बेन की पत्नी रेचल उसी रात कहीं पर गायब हो गई थी और बेन समझ चुका था कि रेचल अब नहीं रही, इसीलिए बेन अब डॉक्टर मैगी के साथ रहता था। वहीं बेन के दोनों बच्चे डैनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके थे। हालांकि डैनी को अस्थमा की बीमारी थी और एडवांस मेडिकल सुविधाएं तो अब बची ही नहीं थी, जिस कारण डैनी को ऐसे ही रहना पड़ रहा था। एक दिन चार्ली और डैनी जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें जंगल में एक वैन दिखाई दी, जिसे जंगल ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा था। जब चार्ली वैन के अंदर गई तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा फ्रीजर दिखाई दिया। उस फ्रीजर को देखते ही उसे अपने बचपन की याद आने लगी, जब ब्लैकआउट की रात वो आराम से बैठी आइसक्रीम खा रही थी और वो उसकी जिंदगी की आखिरी आइसक्रीम थी, क्योंकि उसके बाद से तो आइसक्रीम कभी बन ही नहीं सकी। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर अचानक एक दिन इस एरिया की मलेशिया कॉलोनी में घुस आती है। उन सभी के हाथों पर मोनोरो का टैटू बना हुआ था। ये मलेशिया हथियारों के दम पर पूरे इलाके को कंट्रोल करते हैं। अब बेन की कॉलोनी भी टैक्स के रूप में इन्हें कुछ फसलें दे देते थे, पर फिर भी ना जाने क्यों जनरल टॉम अपने साथियों के साथ इस कॉलोनी में आ पहुंचा था। उन्हें देखते ही बेन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। बेन भागकर अपने दोस्त एरन के पास जाता है। वो एरन को वही लॉकेट देता है और उसे वो संभाल कर रखने को कहता है, जिस लॉकेट के अंदर बेन ने ब्लैकआउट के दिन वो पेन ड्राइव छुपाई थी। यानी कि इस पेन ड्राइव में जरूर कुछ ऐसा था जिसे बेन सभी से छुपाना चाहता था। एरन को लॉकेट देकर बेन टॉम से बात करने जाता है। असल में टॉम बेन
को अपने साथ ले जाने आया था और साथ ही वो बेन के भाई माइल के बारे में भी पूछ रहा था, जिस पर बेन कहता है कि वो तो अपने भाई से पिछले 15 सालों से नहीं मिला। तो टॉम कहता है कि वो जल्द ही उसे भी ढूंढ निकालेंगे, पर अभी बेन को ही उनके साथ चलना होगा। तभी डैनी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो टॉम को कहता है कि उसके डैड यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बेन डैनी को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि उन लोगों के पास हथियार थे और वो लोग उनका सामना नहीं कर सकते थे। डैनी की गलती से सबसे पहले बेन को ही गोली लग जाती है, जिसके बाद पूरी कॉलोनी उन पर हमला कर देती है। पर मलेशिया के लोगों के पास हथियार थे तो वो और भी बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और डैनी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब जब कुछ देर बाद चार्ली घर वापस आती है तो यहाँ वो बेन को खून से लथपथ देखती है। बेन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो चार्ली को बताता है कि मलेशिया के लोग डैनी को अपने साथ ले जा चुके हैं, तो उसे अपने अंकल माइल को ढूंढना होगा जो कि शिकागो शहर में रहता है और एक वही है जो कि डैनी को वापस ला सकता है। इतना कहते ही बेन की मौत हो जाती है। चार्ली जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, पर अभी तो उसके पास रोने का भी समय नहीं था क्योंकि उसे अपने भाई डैनी को बचाना था। वो अपना सामान पैक करके शिकागो की ओर निकल पड़ती है। मैगी और एरन भी चार्ली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों कई दिनों तक जंगलों से होते हुए चलते रहते हैं। एक दिन चार्ली जब पानी भरने के लिए झरने के पास जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात नेट नाम के एक लड़के से होती है। हालांकि उसे देखते ही चार्ली डर जाती है क्योंकि अभी के समय में कोई भी इंसान भरोसे के लायक नहीं था। उसी रात ये तीनों एक टूटे हुए प्लेन में रात बिताते हैं, पर आधी रात में कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। वो लुटेरे उन तीनों को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नेट पहुँच जाता है। वो उन लुटेरों को मारकर उन तीनों की जान बचा लेता है। सुबह होने पर नेट उन्हें बताता है कि वो भी शिकागो जा रहा है क्योंकि उसने उन तीनों की जान भी बचाई थी। तो चार्ली को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसे भी अपने साथ चलने को कहती है। हालांकि मैगी को अभी भी नेट पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर वो रात में सही समय पर उन्हें बचाने के लिए कैसे पहुंच आया। इधर डैनी जिसे मलेशिया ने बंदी बना रखा था वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। पूरी रात वो ऐसे ही चलता रहता है। सुबह होते ही उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो एक घर के सामने बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाता है। ग्रेस नाम की ये औरत डैनी को उठाकर अपने घर में ले आई थी। जब उसे पता चलता है कि डैनी से उसको कोई भी खतरा नहीं है तो वो अपनी गन को नीचे कर लेती है। इसके बाद वो डैनी को अस्थमा का इनहेलर भी देती है जो कि ग्रेस के मरे हुए बेटे का था। इधर चार्ली और बाकी सब फाइनली शिकागो पहुंच चुके थे। पूरे शहर को जंगल ने अपनी चपेट में ले रखा था। सड़कों पर छोटे बाजार लगे थे। मोटर गाड़ियों की जगह बैलगाड़ियों ने ले ली थी। अब ये सभी एक होटल में जाते हैं जहां चार्ली बारटेंडर से माइल के बारे में पूछने लगती है। पहले तो बारटेंडर कहता है कि वो माइल नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानता, पर जब चार्ली उसे बताती है कि वो बेन की बेटी है जो कि अब नहीं रहे और वो अपने अंकल माइल को ढूंढने के लिए शिकागो आई है, ये सुनकर वो बारटेंडर बताता है कि वही माइल है। चार्ली ने पिछले 15 सालों से अपने अंकल माइल को देखा ही नहीं था, जिस वजह से वो माइल को पहचान ही नहीं पाई। अब चार्ली उसे बताती है कि कैसे मलेशिया के लोगों ने उसके डैड को मार दिया और वो उसके भाई डैनी को किडनैप करके अपने साथ ले गए। हालांकि वो हैरान थी कि अचानक मलेशिया के लोग उसकी फैमिली पर अटैक क्यों कर रहे थे। वो उसके डैड को अपने साथ ले जाना चाहते थे, यानी कि ऐसी कोई तो बात थी जो कि सिर्फ उसके डैड जानते थे, मगर अभी तो उसे अपने भाई डैनी को बचाना था, इसीलिए वो माइल से मदद मांगती है। माइल बताता है कि बेन ही एक ऐसा था जो कि उस ब्लैकआउट के पीछे का राज जानता था और मोनोरो जो कि मलेशिया का लीडर है वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसने बेन को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे थे क्योंकि बेन ही उस ब्लैकआउट के पीछे का राज जानता था और बिजली को वापस कैसे लाया जाए। ये सब सुनकर चार्ली हैरान हो जाती है कि उसके डैड को ये सब पहले से ही पता था। वहीं माइल चार्ली का साथ देने के लिए मना कर देता है क्योंकि इस काम में बहुत खतरा था और वो अकेले मलेशिया का सामना नहीं कर सकते थे। ये सुनकर चार्ली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके अंकल ही उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब वो अपने ग्रुप के साथ वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी
तभी नेट वहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करता है। तभी माइल नोटिस करता है कि नेट के हाथ में सेम वैसा ही टैटू है जैसा कि मलेशिया के लोगों के हाथों पर होता है, यानी कि वो मलेशिया का ही आदमी था और वो चार्ली के जरिए माइल तक पहुंचना चाहता था। माइल मलेशिया से छुपकर यहाँ पर रह रहा था। अब ये जानते ही नेट वहाँ से निकल लेता है और कुछ देर बाद वो अपने साथियों को लेकर आता है। वो सभी माइल पर हमला कर देते हैं, पर माइल और चार्ली उन सभी को मार गिराते हैं और मौका देखते ही नेट फिर से वहाँ से भाग जाता है। अब माइल के ठिकाने के बारे में मलेशिया को पता चल चुका था, तो वो डैनी को बचाने के लिए मान जाता है। अब माइल उसी रात को याद करने लगता है जब चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, तो वो अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकलता है। वो अपने दोस्त के साथ मरीन बेस पर जाता है। असल में ये दोनों मरीन थे। वहीं अंदर जाने पर माइल का दोस्त अपने हाथ पर बना एम का टैटू दिखाता है। ये असल में वही मलेशिया वाला टैटू था और मलेशिया का लीडर कोई और नहीं बल्कि माइल का दोस्त मोनोरो ही है। उसी ने टॉम को भेजकर बेन को मरवाया था और अब माइल को भी पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे थे। इधर टॉम और उसके आदमी डैनी को ढूंढते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच चुके थे। यहाँ ग्रेस पहले तो डैनी को बचाने की कोशिश करती है, पर जब टॉम उसे मारने की धमकी देता है तो ग्रेस को पीछे हटना ही पड़ता है। अब टॉम फिर से डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ग्रेस के पीछे हटने की वजह कुछ और ही थी। वो अपने बेसमेंट में जाकर एक लॉकेट निकालती है। ये लॉकेट सेम वैसा ही था जैसा कि बेन के पास था। ग्रेस जैसे ही उस लॉकेट को दबाती है तो वहाँ सामने रखा बल्ब जल पड़ता है। इसके बाद वो उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी आदमी से चैट करने लगती है। ग्रेस जिस भी बंदे से बात कर रही थी वो काफी खुश था कि मलेशिया को उनके सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला, यानी कि बेन और ग्रेस किसी तरह आपस में कनेक्टेड थे और वो इस लॉकेट से लाइट जला सकती थी।